गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? ओके, मेरा नाम रिजवाना शेख है। आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत एक निबंध पढ़ाने वाली हूँ। तो सभी लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। दिनांक, आज की दिनांक क्या है पता है किसी को? ओके, 2 अगस्त 21। विषय क्या है हमारा? विषय क्या है स्टूडेंट हमारा? हिंदी। कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं। तो हम आज हिंदी के अंतर्गत एक निबंध देखेंगे। निबंध नंबर 8, पूर्ण विश्राम। तो हम पहले देखेंगे सत्यकाम विद्यालंकार का पाठ नंबर 8, पूर्ण विश्राम। तो सबसे पहले हम उनका परिचय देखेंगे। इनका परिचय क्या है? उनका जन्म हुआ है 1935 में लाहौर में। इनका जन्म 1935 में लाहौर में हुआ था, जब भारत अविभाजित था, यानी भारत के टुकड़े नहीं हुए थे। परिचय: आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखक व्यवहारिक है, अपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। लेखक ने अपने चरित्र और अपनी व्यक्तित्व पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है हम देखेंगे। स्वतंत्र पूर्व चरित्र निर्माण, स्वतंत्र का पहले का चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जीवन चरित्र आदि। हमारे जाने माने व्यक्तित्व रखने वाले लोग वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि, इन सभी की जीवनी चरित्र इन्होंने ही लिखा है। इनके जीवनी के ऊपर रोशनी डाली है इनके लेख संग्रह के अंतर्गत। तो गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्यक कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिले भी है तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। लेखक ने इस निबंध के अंतर्गत हमें ये समझाया है कि हमें जीवन के अंदर बहुत ही मुश्किल वक्त में ऐसे पल मिलते हैं जिसके अंदर हम विश्राम कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इतना हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर हमें कोई ऐसा वक्त नहीं मिलता है जिसके अंदर हम विश्राम कर सके, आराम कर सके, सुकून से जिंदगी बिता सके। हमारी जिंदगी ऐसी है जिसके अंदर विश्राम नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके अंदर हम विश्राम करने का अगर सोचे भी तो कोई ना कोई काम हमें आ ही पड़ता है। तो लेखक ने भी इस निबंध के अंदर यही दर्शाया है कि अगर हमें कोई ऐसा पल मिलता है जिसके अंदर हम विश्राम कर सके तो हमें उस पल को नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि अगर हमें विश्राम करने के लिए ऐसा कोई पल मिलता भी है तो हमें घरेलू चीज़ें विश्राम करने नहीं देती है। घरेलू चीज़ों के अंदर भी हम उलझ जाते हैं और विश्राम के वक्त भी घरेलू चीज़ों के अंदर उन्हें सुलझाने में लग जाते हैं और हमें विश्राम का वक्त भी हम गवा बैठते हैं। हमारा पाठ था पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम, इनके लेखक है साहित्यकार विद्यालंकार, मैंने आपको बताया है। तो हम पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारा पाठ है हिंदी के अंतर्गत पाठ नंबर 8, पूर्ण विश्राम। हमने लेखक का जीवन परिचय देखा है, गद्य संबंधी इन्होंने जो भी लिखा है वो देखा है। और हम इस पाठ को विस्तार से देखेंगे। डॉक्टर ने बाहें पर काला कपड़ा लपटा
लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखकर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। मतलब जब लेखक डॉक्टर के पास गए, लेखक को कुछ तो भी परेशानी हुई है और लेखक डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उनके बाहे पर काला कपड़ा लपटा और एक थैली है जिसके अंदर उसने हवा भरा। काला कपड़ा मीन्स अपन दवाखाना जाते हैं, सभी ने देखा होगा कि अगर हमें कोई बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर हमें ऐसे बाहे पर काला कपड़ा लपेटता है और उसके पास में कोई तो भी ऐसी कोई चीज़ होती है थैली टाइप और उसके अंदर वो पंप से हवा भरता है। तो उससे डॉक्टर को पता चलता है कि हमारा बीपी कंट्रोल में है भी या नहीं और कितना है और कम है ज़्यादा है वगैरह वगैरह, वो उसी से चेक करके हमें बताता है। तो डॉक्टर ने भी लेखक के बाहे पर ऐसे ही काला कपड़ा लपेटा और पंप से हवा लगाई और बताया, डॉक्टर लेखक से कहा है कि ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। लेखक से कहा है कि कोई सीरियस बात नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आओ, विश्राम आपको पुनः निरोग कर देगा। और लेखक से कहा है कि कोई सीरियस बात नहीं है, तुम दफ्तर से छुट्टी ले लो। यानी कि दफ्तर जहाँ भी वो काम करते होंगे, दफ्तर किसे कहते हैं? ऑफिस को। दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस। मतलब लेखक जहाँ भी नौकरी करते होंगे उसे कहते हैं दफ्तर। तो डॉक्टर ने कहा है कि दफ्तर से छुट्टी ले लो और बाहर हो आओ, ऐसा कुछ सीरियस बात नहीं है, तुम्हें विश्राम ही निरोग कर देंगी। निरोग यानी बीमारी से छुटकारा दिला देंगी, उन्हें कोई रोग नहीं रहेगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, तभी लेखक निरोग हो पाएंगे। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। यह सुनकर लेखक की पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। जुहू तो ये जम्मू में स्थित एक स्थान है जिसका नाम जुहू है। तो पत्नी से कहा है कि तुम अपनी तैयारी कर लो, हम जुहू के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं पर जाके विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। पूर्णिमा किसे कहते हैं? मतलब जब आसमान में अपना चांद दिखाई देता है वो एक तरह से पूर्ण हो जाता है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन ऐसी कहा जाता है कि मंथ की 15 तारीख को चांद पूर्ण हो जाता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो एक दिन पूर्णिमा की रात थी और लेखक कह रहे थे एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। लेखक कहते हैं कि एक दिन बाद पूर्णिमा की रात भी आ रही है और चांदनी रात का मजा तो जुहू पर ही जाकर लेंगे हम। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। तो जुहू जाने के लिए उन्होंने आधी रात से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। अलार्म भी लगा दिया था। अलार्म बजने के पहले ही उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी उठ बैठी और सारी तैयारियां करने लगी और कुछ नोट भी करने लगी, यानी कि वो कुछ लिखने लगी। श्रीमती जी ने इस सब कामों को सूची बनाकर मेरे हाथ में रख दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब, बॉल, रबर, सॉल्यूशन, 1 गैलन, इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिख दी। उनकी पत्नी जो थी श्रीमती, उनकी जो पत्नी थी लेखक की, उन्होंने सभी सूची बना दी और लेखक के हाथ में रख दी। गैरेज के अंदर जो भी चीज़ें रहती है, मतलब मोटर के काम में जो भी चीज़ें आती है, ट्यूब, बॉल वगैरह, ये सभी चीज़ों की सूची बना दी और लेखक के हाथ में रख दी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। पायधुनी ये मुंबई का एक स्थान है। जो लेखक कहते हैं कि दिन भर मैंने भाग दौड़ करके पायधुनी से एक मिस्त्री ले आया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चिटकनियां भी नहीं कसी गई। लेखक कहते हैं कि सुबह से शाम हो गई है, मैंने धूप के अंदर इतना भाग दौड़ करके मुंबई के पायधुनी से एक मिस्त्री ढूंढ के लेकर आया हूँ। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन सुबह से शाम होने के बावजूद भी दरवाजे की कोई भी 1 से 2 से ज़्यादा चिटकनी
तैयार नहीं हुई है, सुधरी नहीं है। यानी कि लेखक का जो भी दरवाज़ा होगा, दरवाज़ा या खिड़की बोलो, जो दरवाज़ा बंद करने के लिए यूज़ की जाती है कोंडा वगैरह, उससे चिटकनियाँ कहा गया। तो लेखक का चिटकनी खराब हो गई होंगी, इसीलिए लेखक ने मुंबई के पायधुनी नामक स्थान से जाकर एक मिस्त्री को लेकर आया, जिसने सुबह से शाम कर दी, लेकिन 2 चिटकने से ज़्यादा सुधार नहीं पाया। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कनें दुगनी हो गई। लेखक कहते कि मोटर के लिए सामान लाते लाते भी दिल की धड़कनें दुगनी हो गई है। यानी उनका दिल जितनी तेजी से धड़कता है उससे दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा है। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, जब वो रात को सोने लगे तो उनकी पत्नी श्रीमती जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, यानी तसल्ली देते हुए कहा। आश्वासन यानी तसल्ली देना। आश्वासन का अर्थ होता है तसल्ली देना। मतलब जब लेखक रात में बहुत भाग दौड़ कर ली, गैरेज का सामान ले आए, पैदोनी से ढूंढकर मिस्त्री को ले आए, चिटकनियाँ सुधार ली, सूची में जो जो भी सामान लिखा हुआ था, मोटर का पाइप वगैरह, इंजन वगैरह, इंजन को सुधारने वाले पाने वगैरह चीज़ें जो भी उन्हें लाना था वो लेकर आया है लेखक ने। और रात में जब वो सोने लगे तो उनकी पत्नी श्रीमती जी उन्हें आश्वासन देने लगी, उन्हें तसल्ली देने लगी। तो देखते हैं क्या तसल्ली दी उनकी पत्नी उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। वे उनकी पत्नी उन्हें कहते हैं कि कल हम जुहू तो पहुंच ही रहे हैं, तो कल एक पूरा दिन आराम कर लेना, और तुम आराम करोगे तो तुम्हारी पूरी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। तो उन्होंने यही आस लगा बैठे थे कि हम लोग जुहू जाएंगे और वहाँ जाके विश्राम करेंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे थोड़ी, ताकि उन्हें बहुत सुकून मिले और थोड़ा भाग दौड़ की ज़िंदगी से वो बचे। जुहू जाने का उनका यही एक वजह थी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दी। कर कमलों यानी उनके कोमल हाथों से। श्रीमती जी ने उनके कोमल हाथों से घड़ी का अलार्म की सुइयां इसे घुमा दी, यानी कि उसे अलार्म पे लगा दिया, और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचा दिया, और अलार्म लगाने के बाद में वो बाहर गई और सब आसपास में देखने लगी। मोटर से वो जुहू जाने वाले थे, वो मोटर के आसपास जाके मुआयना करने लगी। मुआयना करना यानी तपासना, उसकी देख रेख करना, मुआयना। तपासना यानी सब अच्छी तरह देख लेना कि कुछ रहा तो नहीं गया है। तो वो बाहर जाके मोटर का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। और सुबह 5 बजे ही अलार्म ने शोर मचा दिया। इसी प्रकार सुबह 5 बजे अलार्म ने शोर मचा दिया। रोशनी होते ना होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब 5 बजे जैसे ही अलार्म ने शोर मचाया, वैसे ही रोशनी भी नहीं हुई है। तो इनका सारी जुहू जाने की सारी तैयारी आखिर तक पहुंच गई है। मतलब करीबन इनकी तैयारी हो चुकी थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें ही तेल भरने धोखने करने में चला गया। अब ये लो, इनकी तैयारी तो हो गई है, जुहू जाने की पूरी तैयारी हो गई है। सारी चीज़ें निपटा ली है, गाड़ी वगैरह देख लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब इनकी स्टोव खराब हो गया है। चाय इन्होंने सोचा है कि अब निकलने के पहले चाय पी लेते हैं, तो अचानक ही इनका स्टोव खराब हो गया। स्टोव किसे कहते हैं? मतलब वो जो केरोसिन पर चलता था, पहले गैस वगैरह नहीं था, इसीलिए चूल्हे के बाद में एक स्टोव ही था जो चूल्हे के बाद यूज़ किया जाता था।
पहले गैस की जगह पर स्टोव यूज़ किया जाता था। स्टोव के अंदर ऐसे एक टंकी हुआ करती थी, उसके अंदर तेल भरकर पंप लगाकर यूज़ किया जाता था। तो लेखक के घर पे भी एक ऐसा ही स्टोव था जिसके ऊपर लेखक की पत्नी श्रीमती जी चाय बनाने के लिए बैठी है। तो अचानक ही वो स्टोव को कुछ हो गया और वो स्टोव बंद हो गया। अचानक स्टोव बंद होने के कारण वो उसको हवा भरने लगी, धौंकनी करने लगी। धौंकनी मत मीन्स हवा भरना। धौंकनी का अर्थ होता है हवा भरना। हवा भरना, धौंकनी का अर्थ होता है हवा भरना। तो लेखक की पत्नी उसके अंदर हवा भरने लगी ताकि उस पर वो ठीक हो जाए और वो चाय बनाए। तो आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। उनका स्टोव सुधरा नहीं, आखिरकार उनका चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। हम दत्तचित हो तैयारी में जुट गए और वो जल्दी दत्तचित यानी जल्दी तैयारी में जुट गए। फिर से वो जल्दी में तैयारी के अंदर जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी ही तैयारी ना की होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि वाटरलू जाने के लिए नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी जैसे लेखक और लेखक की पत्नी ने जुहू जाने के लिए तैयारी की है। ऐसी महान योजनाएं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। लेखक कहते हैं ऐसी परस्पर तैयारियों के अंदर हम सहयोग रूप से काम करने के लिए भावनाएं रखते हैं। सहयोग भावना यानी मिलजुल कर काम करना, यानी किसी कार्यों को मिलजुल कर दो मतलब एक से अधिक लोग काम करते हैं, उसे सहयोग रूप भावनाएं कहते हैं। सहयोग रूप से भावनाएं रखते हैं। सहयोग भावनाएं ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। लेखक कहते हैं कि सहयोग भावना ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग कैसे होता है? लेखक कहते हैं मन वचन कर्म यह तीनों से सहयोग होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला ना था। और लेखक कहते हैं कि जीवन का यह मूल मंत्र मुझसे भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया चूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। लेखक कहते हैं कि मैं अपने मूल मंत्र को भूला नहीं था और मैं उनके साथ में उनके कामों के अंदर हाथ बटाने लगा हूँ। उसी टाइम मुझे याद आया है कि पूड़ियों के साथ में अचार रख लेना। अचार की मुझे उसी टाइम अचार की याद आई है और मैंने श्रीमती जी से कहा है कि पूड़ियों के साथ में अचार भी रख लेना। श्रीमती जी बोली अचार तो रख लूंगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ। मैं बोला हुआ तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वहाँ गुलबंद ना भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से ले आए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। श्रीमती जी कहती है मैं तो अचार रख लूंगी लेकिन तुम अपना समाचार पत्र मत भूल जाना। मैंने अभी उसे पढ़ा भी नहीं है, इसीलिए समाचार पत्र याद से रखना। फिर लेखक कहते हैं कि तुम वो गुलबंद मत भूल जाना जो हमने कश्मीर से लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्द हवा होती है, इसीलिए वहाँ पर हमें बहुत काम आएंगी। गुलबंद तो रख लूंगी। फिर श्रीमती जी कहती है लेखक से गुलबंद तो रख लूंगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। फिर श्रीमती जी उनसे कहती है कि मैं सब कुछ रख लूंगी, गुलबंद भी रख लूंगी, समाचार पत्र वगैरह सब कुछ रख लेंगी, लेकिन तुम बेदिंग सूट मत रखना मत भूल जाना। बेदिंग सूट यानी जो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता, जो सूट को पहनकर स्विमिंग की जाती है उसे कहते हैं बेदिंग सूट। तो श्रीमती जी कहती है कि तुम बेदिंग सूट मत भूल जाना, लेकिन अगर भूल गए तो तुम्हारा नहाना धरा का धरा रह जाएगा, यानी तुम नहा नहीं पाओगे। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। फिर लेखक कहते हैं अपनी पत्नी श्रीमती जी से कि अगर तुम रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वो तो रख लूंगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और देखा राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। फिर श्रीमती जी कहती है कि कुछ लिफाफे वगैरह भी रख लेना और राइटिंग पैड भी रख लेना। राइटिंग पैड जो स्कूल में पेपर वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं राइटिंग पैड।
राइटिंग पैड का क्या करूँगी। फिर लेखक कहते हैं राइटिंग पैड का क्या करूँगी, कई दिनों से माँ की चिट्ठियाँ आई पड़ी है, चुप और खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। लेखक कहते हैं उनकी पत्नी से कि राइटिंग पैड का तुम क्या करूँगी। तो उनकी पत्नी कहती है कि माँ की चिट्ठियाँ आई है, काफ़ी दिन से मैं काम काज के अंदर वो जवाब भी नहीं दे पाई हूँ, इसलिए हम लोग अब जूहू जा रहे हैं तो वहाँ तो फ्री रहेंगे, इसलिए मैं माँ की चिट्ठियों के जवाब भी दे दूँगी। यानी कि लेखक और लेखक की पत्नी जब जूहू जा रही है तो ये सोच कर जा रहे हैं कि हम वहाँ पर विश्राम करेंगे और वहाँ पर फ्री रहेंगे, इसीलिए वो वहाँ पर पूर्ण रूप से विश्राम करने के बजाय अपना सारा सामान उनके साथ ले जा रहे हैं। और वे कहती है कि मैं अपनी माँ की चिट्ठियों का जवाब भी दे दूँगी, क्योंकि उन्हें घर के कामकाज में वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए वे वहाँ पर फ्री रहेगी तो अपनी माँ की चिट्ठियों का जवाब भी दे देंगी। और जरा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देना है, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसे देंगी। तो फिर वो लेखक कहते हैं कि ज़रा वो चिट्ठियाँ भी रख लेना, अगर चिट्ठियाँ ही नहीं रहेंगी तो तुम जवाब किससे लिखूंगी। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल दो। अब ये लो घर के बिजली के बिल और वो चिट्ठियाँ कुछ ऐसे भुगतान करने वाले बिल आ पड़े हैं तो लेखक कहते हैं वो भी रख लेना, वहाँ रिकामे रहेंगे, फ्री रहेंगे विश्राम के टाइम में, तो हम ये बिल वगैरह इन सब का भुगतान भी कर देंगे। यानी लेखक वहाँ जा रहे हैं आराम करने के लिए और ये सारा सामान भी साथ ले जा रहे हैं। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लो। फिर लेखक की पत्नी कहती है कि छतरी भी रख लो। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। फिर लेखक कहते हैं कि धूप से बचने वाली क्रीम भी रख लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत धूप पड़ती है, कहीं धूप से तुम्हारे मुंह पर छाले ना पड़ जाए, इसीलिए क्रीम रखना मत भूल जाना। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी लेकिन रख लूंगी लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। श्रीमती जी कह रही थी कि रख लूंगी, वो जैसे मतलब लेखक उन्हें कहते जाते ये रख लेना, वो रख लेना, ऐसे रख लेना। तो श्रीमती जी बोलती है कि हाँ रख लूंगी, लेकिन वो ढूंढ रही है नेल कटर जिससे नेल कट करते हैं, जिसमें हमारे हाथों के जो नेल रहते हैं उससे कट करते हैं, नेल को मतलब कट करने वाले कटर को कहते हैं नेल कटर। तो नेल कटर ढूंढ रही थी, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। कैंची वगैरह सब उसे मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिला था, इसीलिए लेखक की पत्नी बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। फिर लेखक कहते हैं कि जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन रखी सवार हुई थी। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेंगी। लेखक कहते हैं कि मेरा कई दिनों से ऐसा मन था कि मैं कविताएं वगैरह लिखूं, तो अब जुहू जा रहे हैं तो जुहू से अच्छी जगह कौन सी मिलेंगी काव्य करने के लिए, तो मैं ये अपनी किताबें भी रख लेता हूँ। और इसी प्रकार लेखक अपनी 2-3 किताबें ऐसी थी जो थैले में भरने लगे ताकि जुहू में बैठकर उसके ऊपर वो कविता कर सके। और लेखक कह रहे हैं कि जुहू के अलावा ऐसी मतलब जुहू से ऐसी अच्छी जगह कोई नहीं मिलेंगी जहाँ पर मैं कविता कर सकूँ, इसलिए मैं अपनी किताबें भी ले लेता हूँ और वहाँ पर बैठे अपनी कविता ही लिख लूँगा। आखिर कई अटैची, कई थैली, कई शोले भरकर हम जुहू पहुँचे। ऐसी प्रकार वो सारा सामान लेकर, कई अटैची, कई थैले, कई झोले, बोले ऐसे कई झोले अटैची, अब इतना सारा सामान ले जाएंगे तो ऐसे बहुत सारा मतलब सामान जमा हो जाएगा, कई थैले लेने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार वो लोग सारे थैले वगैरह लेकर जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। मतलब वो कहते हैं कि 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में चले गए। स्वप्न लोक में यानी सपनों की दुनिया में चले गए। वो सोचने लगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो सब
दोनों भी पति पत्नी स्वप्नलोक में चले गए। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे हैं। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेट से न जाने श्रीमती जी की मस्तिष्क में क्या क्या स्फूर्ति आ गई। उन्होंने मुझे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुम अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो ऐसे ही वो 5-7 मिनट भी नहीं हुए हैं उन्हें जुहू पहुंचने के लिए कि वो स्वप्नलोक में चले गए, सपनों की दुनिया में चले गए और सोचने लगे कि वो समंदर के अंदर नहा रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि समंदर ने उनको ढक लिया हो। इसी प्रकार उन्हें अचानक से याद आया कि वो लेखक ने दरवाजे की घर की खिड़की वगैरह बंद किया भी है क्या नहीं। तो अचानक से उनके दिमाग में घंटी बजी है कि आपने, और वो सवाल करने लगे कि आपने दरवाजे की खिड़की वगैरह की चटकनियाँ लगाई थी या नहीं लगाई थी, दरवाजे वगैरह बंद किया था या नहीं किया था। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। खिड़की की तुमने अंदर से बंद कर दिया था नहीं, कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं पड़ता। लेखक कहते हैं, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं पड़ता, यानी उनको याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने खिड़की की चिटकनियाँ वगैरह लगाई भी थी या नहीं थे। मतलब जल्दी में निकल गए, उन्हें इतना सामान वगैरह लेकर आना पड़ा, इसीलिए उन्हें याद ही नहीं रहा। मैं अगर वो बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला हो गया और वो कहने लगी, अगर वो बंद नहीं हुई तो खुली रह गई तो क्या होगा? मतलब उनके मन में ख्यालात आने लगे, अगर वो बंद नहीं किया होगा, अगर खुली रह गई होंगी तो क्या होगा? उनके घर में चोरी होंगी वगैरह वगैरह, ऐसे बुरे बुरे ख्यालात उनके मन में आने लगे। मैंने कहा, चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द था, अब क्या होगा? अब अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? ये सोच के उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिसका धड़कन का इलाज करने को जुआ आया था वो ही 10 गुना बढ़ गई थी। उनकी अधीरता यानी बेसब्री और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका इलाज वो करने के लिए डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया था कि तुम कहीं बाहर से हो और तुम्हारी तुम सभी रोगों से निरोग हो जाओगे, पूर्ण विश्राम करोगे। अगर तो पूर्ण रूप से विश्राम करोगे तो सारे रोगों से निरोग हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जुहू जाने का प्लान बनाया था और वहाँ जाकर पता चला कि उनको याद ही नहीं कि उनकी खिड़की की चिटकनियाँ लगी भी है या नहीं। इसीलिए उनकी दिल की धड़कनें धड़कने लगी और बेसब्री से वो करने लगी कि कब वो घर पहुँचते हैं और कब वो देखते हैं कि उनके घर सही सलामत है भी या नहीं, उनके घर पे सब ठीक है भी नहीं। उसी टाइम मोटर का इंजन जिस धड़कन का इलाज करने जुहू पर आया था वो 10 गुनी बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चिटकनियाँ बसस्तूर लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था। मैंने वही लगाई, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई या नहीं लगाई। इस नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के भी दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे याद आ रहा था पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लगता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। मतलब वो जिस रफ्तार से आए थे उसके दुगनी रफ्तार से लेखक उतने 5-10 मिनट के अंदर वापस, मतलब 5-10 मिनट भी नहीं हुए थे उन्हें जुहू आने के लिए। उसी टाइम वो स्वप्नलोक में चले गए और उन्हें याद आया है कि हमने दरवाजे की खिड़कियों की चिटकनियाँ लगाई भी है नहीं, तो इसीलिए उनको घर की फिक्र हो रही थी। वो तो जितनी रफ्तार से वो आए थे उसकी दुगनी रफ्तार से वो घर के लिए रवाना हो गए और जाकर देखा है कि उनकी चिटकनियाँ, उनकी खिड़की दरवाजे वगैरह सब अच्छे से लगे हुए, सब सही सलामत है। उसी प्रकार लेखक को पूर्ण विश्राम ये शब्द तो याद आती है। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आप विश्राम कराओ, कहीं मतलब आपको कोई रोग नहीं है, आपको आराम की ज़रूरत है। अगर तुम आराम करोगे तो बिल्कुल निरोग हो जाएंगे, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस आपको आराम की ज़रूरत है। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्राम, ये पूर्ण रूप, पूर्ण भयावह, इसी भांति उन्हें मतलब ये पूर्ण रूप से वो भयभीत हो गए थे। तो ये था हमारा पाठ पूर्ण विश्राम। इसी प्रकार लेखक ने ये इस निबंध को व्यंग्य किया है। तो आप लोग को अच्छी तरह समझा होगा। आपके लिए गृह पाठ है कि आप इसे अच्छी तरह घर से एक बार फिर पढ़ें।
घर से एक बार फिर पढ़कर आए। तो आप लोग को एक बार फिर घर से पढ़कर आना है। ओके, ठीक है, धन्यवाद।